हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं बना रहा हूँ उन सभी लोगों के लिए जो कि नेट क्वालिफाइड हैं या फिर सेट क्वालिफाइड है। बिकॉज अगर आप नेट या सेट क्वालिफाइड हैं तो आप सर्टिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर टू एसोसिएट प्रोफेसर एंड फ्रॉम एसोसिएट प्रोफेसर टू प्रोफेसर। क्योंकि अगर वो लेक्चरशिप में अपना आगे जा कर के करियर बनाना चाहते हैं तो उनको वो हर चीज़ करनी चाहिए जिससे उनका अपग्रेडेशन हो असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के प्रोफेसर तक। और इसकी क्या क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी रहती है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा with the help of this video. So before that, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website researchphd.in जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे पीएचडी एंड रिसर्च की जो भी रिसेंट एडमिशन नोटिफिकेशंस आती हैं कोई भी यूनिवर्सिटी की, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, वो सारी की सारी हम आपको अपडेट करते रहते हैं। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स की जो भी रीसेंट वैकेंसीज होती हैं वो भी हम करियर कॉर्नर सेक्शन में आपको उसकी भी अपडेट्स देते रहते हैं। क्विजेज़ में डेली क्विजेज़ आते हैं जिससे आप अपने रिसर्च की नॉलेज ब्रशअप कर सकते हो। बिकॉज एक रिसर्च स्कॉलर के पास रिसर्च एप्टीट्यूड की एंड स्टैटिस्टिक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। लर्निंग सेक्शन में आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उसकी, और वीडियो चैनल में आपको मोस्ट पॉपुलर वीडियोस मिल जाएंगे एज पर यूट्यूब। एंड कॉन्टैक्ट सेक्शन में आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो बाय dropping your query. You can also join us on Facebook, and the name of our Facebook पेज इज़ सक्सेस क्लासेस। और आप टेलीग्राम चैनल पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी हुई है। चलिए आ जाते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी में। आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ यूजीसी की वेबसाइट से। मैंने एक एनेक्स्चर डाउनलोड किया है, दैट इज़ एनेक्स्चर 2, जिसमें आपको मैं ऑथराइज्ड जो यूजीसी ने बताया हुआ है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए फॉर एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं हम प्रोफेसर, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट पे अपन जाएंगे। प्रोफेसर के लिए आपके पास क्या क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अगर आप प्रोफेसर के लिए अपग्रेड होना चाहते हो। तो फर्स्ट जो कंडीशन है दैट इज एन एमिनेंट स्कॉलर विद पीएचडी क्वालिफिकेशन। पीएचडी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए इन द कंसर्न्ड अलाइड रेलिवेंट डिसिप्लिन एंड पब्लिश्ड वर्क ऑफ हाई क्वालिटी, एक्टिवली engaged in research with evidence of published work with a minimum of 10 publications as book और research और पॉलिसी पेपर्स। मतलब पीएचडी की डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए कंप्लीट, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा होना चाहिए, साथ ही साथ उनकी कम से कम 10 पब्लिकेशंस होनी चाहिए, चाहे उन्होंने कोई बुक लिखी है, चाहे कोई रिसर्च या पॉलिसी पेपर अगर उन्होंने लिखा हुआ है। तो मतलब मिनिमम 10 पब्लिकेशंस आपकी होनी चाहिए अगर आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो प्रोफेसर के लिए। Second, a minimum of 10 years of teaching experience in university, college, or experience in research at the university, national level institutions, industries, including experience of guiding candidates for research, doctoral level. मतलब आपके पास at least कम से कम 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में। और अगर आप सपोज़ कई बार क्या होता है, आप एज अ गाइड भी जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जो अपनी पीएचडी अभी परस्यू कर रहे हैं उनको भी अगर आप गाइडेंस दे रहे हो तो वो भी आपके इस टीचिंग एक्सपीरियंस के अंदर काउंट होगा। और मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो प्रोफेसर के लिए। Third, contribution to educational innovation, design of new curricula and courses and technology mediated टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब आपने कोई है ना करिकुलम में कुछ इनोवेशन आप लेके आए हो या फिर आपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मतलब किस तरीके से आपने क्योंकि हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं आजकल, हमें लर्नर सेंट्रिक अप्रोच अपनानी है और किस तरीके से हम टीचिंग को और टेक्नोलॉजिकली फिजिबल बना सकते हैं, किस तरीके से हम और करिकुलम को और अपग्रेड कर सकते हैं और नॉलेज एनरिच्ड बना सकते हैं। अगर आपने ऐसे कुछ भी कंट्रीब्यूशन किया है तो भी आप जो है प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। दो इसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, पर ये रिक्वायरमेंट है कि आपके पास वो इनोवेटिव बेंड ऑफ माइंड होना चाहिए। तो ये भी आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जुलाई 2021 से क्या पीएचडी मैंडेटरी हो जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अ मिनिमम स्कोर एज स्टिपुलेटेड इन दी academic performance indicator based on performance based appraisal system PBAS set out in the UGC regulation 2010। तो उस जो अभी जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें 2018 के आसपास एक नोटिफिकेशन आया था कि ये डिसकंटिन्यू हो गया। अगर किसने मेरी वो वीडियो देखी है
तो API बेस्ड ऑन PBAS डिसकंटिन्यू हो गया, इंस्टेड ऑफ इट उन्होंने रिसर्च वर्क पे फोकस किया है, मतलब रिसर्च पेपर्स वगैरह पे भी अब जो है आपको नंबर मिलेंगे। अगर किसी ने अप्लाई किया हो तो उसको पता होगा ये चीज़ कि आपको 5 नंबर मिलते हैं रिसर्च पेपर के लिए अगर आपकी UGC अप्रूव्ड आपने कोई जर्नल पे रिसर्च पेपर पब्लिश किया है या पीयर रिव्यूड जर्नल में रिसर्च पेपर पब्लिश किया है। तो ये डिसकंटिन्यू हो गया, इसमें क्या मॉडिफिकेशन है मैं वो भी बता दे रहा हूँ आपको। इन स्पाइट ऑफ दिस PBAS उन्होंने रिसर्च वर्क को स्कोर देना चालू कर दिया है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया रिसर्च पेपर एंड ऑल। उसके अलावा एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल होना चाहिए विद एस्टैब्लिश्ड रेपुटेशन द रेलेवेंट फील्ड, अपनी फील्ड की, कॉमर्स की है तो कॉमर्स की जो भी फील्ड के हैं वो अकाउंटिंग का, फाइनेंस का, उसकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए उनके पास, हु हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नॉलेज, कोई बुक वगैरह लिखी हो जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा ही है, इन दी कंसर्न्ड अलाइड रेलेवेंट डिसिप्लिन टू बी सब्सटैंशिएटेड बाय क्रेडेंशियल्स। तो आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए अपनी अपनी फील्ड की, अपनी वर्क की, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो हैं, जो भी आप जिसमें भी आपके पास एक्सपर्टाइज है। इसके अलावा आ जाते हैं आप एसोसिएट प्रोफेसर। ये तो पूरी जो कंडीशंस मैंने बताई है दिस इज़ फॉर प्रोफेसर, और इसमें फोर्थ में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो आपके पास एक अच्छी आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल आप हो, आपके पास अच्छी एक्सपर्टाइज हो अपनी फील्ड में, या फिर आपके पास जो है ये अच्छा API स्कोर हो, उसमें आपने रिसर्च पेपर्स वगैरह भी अच्छे लिखे हुए हों, और अच्छा API स्कोर आप अगर आप नेट क्वालिफाइड है उससे भी हो जाता है, रिसर्च पेपर्स आपने लिखे हैं तो भी हो जाता है, आपको किसी तरह से कोई अवार्ड वगैरह मिला उसके भी जो है पॉइंट्स होते हैं API स्कोर के। अगर अगर आपको लगता है कि मुझे API स्कोर के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी बता दूंगा कि API स्कोर में स्टैंडर्ड पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर्स की बात कर लेते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अपग्रेड होना है, क्योंकि प्रोफेसर अगर आप अपग्रेड होना चाहते हो तो आपके पास कम से कम एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो, क्योंकि यहाँ पे एक वो चल रही है, एक रैंक चल रही है। फर्स्ट यू विल बी असिस्टेंट प्रोफेसर, देन एसोसिएट प्रोफेसर, एंड एट लास्ट यू विल बी प्रोफेसर। तो एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद अ PhD डिग्री इन द कंसर्न्ड अलाइड रेलिवेंट डिसिप्लिन्स, है ना। आपके पास PhD डिग्री मतलब इस पोजीशन के लिए भी, एसोसिएट प्रोफेसर की पोजीशन के लिए भी आपके पास PhD कंप्लीट होनी चाहिए, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा होना चाहिए। मास्टर्स डिग्री में एटलीस्ट आपके 55% होने चाहिए, ठीक है। जो भी अगर ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो हो रहा है तो वो उसके 55% के अकॉर्डिंगली आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाकी मास्टर्स डिग्री के लिए आपके पास कम से कम 55% होने चाहिए। अ मिनिमम ऑफ 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसमें कितना एक्सपीरियंस था? उसमें 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था प्रोफेसर के लिए। यहाँ पे मिनिमम 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ टीचिंग और रिसर्च इन एन एकेडमिक रिसर्च पोजीशन इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी, कॉलेज और accredited research institution industry, excluding the period of PhD research with evidence of published work with a minimum of 5 publications as book और रिसर्च और पॉलिसी पेपर्स। मतलब आपके पास 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और कम से कम 5 पब्लिकेशन। अब देख लीजिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिनके पास जो मैं आगे जा करके आपको बताने वाला हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, अगर आप वो क्वालिफाई कर पा रहे हैं, उसको आप मीट आउट कर पा रहे हैं, तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर्स पे अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपकी कम से कम 5 पब्लिकेशंस, चाहे वो बुक हो, चाहे वो रिसर्च पेपर हो, चाहे वो पॉलिसी पेपर हो, आपकी एटलीस्ट पब्लिश्ड होनी चाहिए और आपके पास 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रोफेसर के लिए 10 था और यहाँ पे 8 है, और वहाँ पे भी प्रोफेसर के लिए 10 पब्लिकेशंस होनी चाहिए, यहाँ पे 5 पब्लिकेशंस है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल इनोवेशन, ये कॉमन है ना, कुछ इनोवेटिव आपने किया हो। साथ ही साथ मिनिमम स्कोर एज स्टिपुलेटेड इन दी API बेस्ड परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल सिस्टम सेट आउट इन UGC रेगुलेशन 2010। ये मैंने बता दिया आपको कि अमेंड हुआ है, इसमें रिसर्च वर्क के भी पॉइंट्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं। अब PBAS सिस्टम जो है वो डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो ये भी आपका मीट आउट होना चाहिए। अब आ जाते हैं बेसिक जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें क्या क्या होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 55% आपकी जो है मास्टर डिग्री में होना चाहिए। साथ ही साथ आप एटलीस्ट मिनिमम नेट क्वालिफाइड तो होने ही चाहिए, चाहे वो UGC नेट हो, चाहे वो CSIR नेट हो, या फिर सेट, जैसे कि MP सेट हो गया, या महाराष्ट्र सेट हो गया, या गुजरात सेट हो गया, ठीक है। तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है 55%, या फिर नेट आपके पास है, चाहे UGC, चाहे CSIR, या फिर सेट जो स्टेट लेवल पे होता है। ये है फर्स्ट पॉइंट ऑफ
असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे? थर्ड पॉइंट ये है कि जिन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री 2009 रेगुलेशन से पहले की हुई है उनको नेट, सेट और स्लेट की जो कंडीशन है जिससे पहले मैंने बताई है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, है ना, वो एग्जम्प्ट है उसके लिए। मतलब जिन्होंने भी अपनी जो पीएचडी की डिग्री है, मतलब जो जिन्होंने अपनी डॉक्टरल डिग्री कंप्लीट कर ली है as per before minimum standards and procedure for award of PhD degree regulation 2009, तो उनको जो है नेट सेट का जो है यहाँ पे कंडीशन है वो एप्लीकेबल है। मतलब 2009 के जो रेगुलेशन है, जो भी 2009 रेगुलेशन में लिखा हुआ है, उसके पहले अगर आपने अपनी पीएचडी की है तो नेट सेट या स्लेट का जो एग्जाम्पशन मैंने आपको बताया वो आपको मिल जाएगा, और नेट सेट और स्लेट आपके लिए कंपलसरी नहीं होगा। इसके अलावा नेट, स्लेट और सेट शॉल ऑल्सो not be required for such master program in disciplines for which net, slet और set is not conducted। जो भी मास्टर्स में नेट, सेट और स्लेट नहीं होता है उसमें भी नेट, सेट और स्लेट का जो कंडीशन है वो हट जाएगी, ठीक है। मतलब मास्टर्स डिग्री आपके पास हो और 55% आपके पास हो मास्टर डिग्री में, तो आप डायरेक्टली एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। तो ये तो मैंने बता दिया जो कि स्टैंडर्ड मिनिमम एलिजिबिलिटी थी। इसके अलावा अब यहाँ पे अलग अलग बताया हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो आप पढ़ सकते हो अगर आप इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, तो उसमें बताया मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पूरा का पूरा जो इसकी लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्रोफेसर का बताया हुआ है। इसके बाद अगर क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, फार्मेसी के लिए क्या होनी चाहिए, अलग अलग डिसिप्लिन की अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे बताया हुआ है। तो आप जिस भी डिसिप्लिन से बिलोंग करते हो, वैसे मैंने जो पहले बताया इट इज़ स्टैंडर्ड, ये होना चाहिए। उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन ऑफ फैकल्टी पोजीशन इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए क्या क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी बता दिया, और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ बताई हुई हैं यहाँ पे जो आप रीड आउट कर सकते हो कि जो SC ST OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी, या फिर आगे जाकर के जो एग्जाम्ड होते हैं, जो एग्जाम कैंडिडेट्स होते हैं ना, जो नेट और सेट या नेट JRF या उन्होंने सेट वगैरह क्वालिफाई किया होता है तो डायरेक्टली वो इंटरव्यू में अपीयर हो जाते, तो उनकी कुछ जनरल कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं। आप इसको चाहो तो आप रीड आउट कर सकते हो यहाँ पे, जो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं फॉर PhD, है ना, तो यहाँ पे बताया हुआ है इसमें। सो दिस वाज द वीडियो जिसमें मैंने, आई होप आपकी ये जो मन में प्रॉब्लम थी या आपके मन में जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर तो हम बन गए, नेट क्वालिफायर है, 55% हमारी मास्टर डिग्री में, अब क्या करना है। अगर आप लेक्चरशिप में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप अपना विजन क्लियर रखो, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद तो आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मिनिमम 5 पब्लिकेशंस, इधर बुक, पॉलिसी पेपर, रिसर्च पेपर, या फिर आपके पास मिनिमम 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर्स में बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपके पास डॉक्टरल डिग्री भी होनी चाहिए, है ना, आपके नाम के आगे डॉक्टर होना चाहिए, आपकी PhD कंप्लीट होनी चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ इंतज़ार मत करो कि नेट क्वालिफाई होगा या JRF क्वालिफाइड होगा, है ना। आप बस अपने आप को एनरोल कर दो, एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही आप एनरोल करो, मेहनत करो और अपनी PhD स्टार्ट करो, है ना, क्योंकि PhD करने के बाद भी आपको यू हैव टू परस्यू दिस लेक्चरशिप वर्क, और उसके लिए कहीं ऐसा ना हो कि आपकी डॉक्टरेट हो जाए पर बाद में आपके 5 पब्लिकेशंस ना हो, आपके मिनिमम 8 ईयर्स नहीं हो आपके पास, टीचिंग एक्सपीरियंस ना हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो अपने करियर में ग्रो करे फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर टू एसोसिएट प्रोफेसर एंड फाइनली टू प्रोफेसर। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखिए। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, क्योंकि आप लोग अपने लाइक्स और कमेंट्स से हमें बहुत मोटिवेट करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।